ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑसिलेटर दोलित्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका नाम ऑसिलेटर क्यों है, ऐसे सर्किट में ऐसा क्या होता है कि उसका नाम ऑसिलेटर पड़ा। तो जनरली हमारे पास एक सर्किट होता है जिसमें एक इंडक्टर होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस है, देन हमारे पास यहाँ पर पैरेलल में इसके एक कैपेसिटर होता है, CL and R। तो इस टाइप के सर्किट को जिसमें L एंड C पैरेलल हो, ओके, इस टाइप के सर्किट में जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल हो, इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं टैंक सर्किट। ये कई बार 1 मार्क की डेफिनेशन में आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमारे, टैंक सर्किट। सो यहाँ पर इसे ही हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सर्किट। ऐसा क्यों? तो बेसिकली सपोज कीजिए हमने इस कैपेसिटर को एक एक्सटर्नल बैटरी से पहले चार्ज कर लिया और वहां से इसको रिमूव करके इस सर्किट में यहाँ पर अटैच कर दिया। तो यहाँ पर जो ये कैपेसिटर है ये बेसिकली अभी फुल्ली चार्ज है, राइट? तो अभी ये फुल्ली चार्ज है तो होगा क्या, यहाँ इस सर्किट में एनर्जी का और कोई सोर्स नहीं है, करंट का कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर है जिसके पास चार्ज है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करता है और कैपेसिटर में से जैसे जैसे डिस्चार्जिंग होती है, हमें पता है सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाती है। तो सपोज हमारे पास कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू होती है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। वो करंट हमारे पास इस एल में से होकर गुजरती है। तो जब तक वो करंट जीरो से लेके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होती है तब तक, क्योंकि करंट चेंज हो रही है, करंट चेंज होती है तो फेराडे एंड लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, फेराडे और लेंज लॉ क्या कहते हैं कि किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में जब तक चेंज होता है तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट की वैल्यू जब तक जीरो से लेके अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी तब तक इस इंडक्टर के अंदर ये सारी की सारी जो एनर्जी कैपेसिटर के पास थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। जब एनर्जी कैपेसिटर के पास में होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इस एल में से होकर गुजरेगा तो एल में यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती जाएगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। फिर जैसे ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं इंडक्टर को हमेशा ये चाहिए कि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यू चेंज होता रहे या उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कंटिन्यू चेंज होती रहे। अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बाद तो करंट कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं हो सकती। तो इंडक्टर क्या करता है? उसी करंट को डिक्रीज करता है। तो वो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, आई मैक्सिमम वैल्यू से वापस जीरो तक चेंज होती है और वो करंट वापस कैपेसिटर को क्या कर देती है? चार्ज कर देती है। तो इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुरुआत में सारी कैपेसिटर की एनर्जी एल के पास चली गई और एल के पास हाफ एल आई स्क्वायर इस फॉर्म में मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। और जब तक वो कैपेसिटर के पास है तब तक हम जानते हैं हाफ सी वी स्क्वायर होती है या हाफ क्यू स्क्वायर 1/2 सी होती है। तो कैपेसिटर से इंडक्टर, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर, तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो जो करंट है वो हमारे पास ऑसिलेशंस करती रहती है किस किस के बीच में? सी और एल के बीच में। सी से एल तक जाती है तब ये डिस्चार्ज होता है, वापस एल से सी के पास आती है तब ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होता है। तो इस वजह से हम इस टाइप के सर्किट को ऑसिलेटर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर करंट या पोटेंशियल कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? ऑसिलेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जीरो हो तो ये जो ऑसिलेशन है ये इन्फानाइट टाइम तक चलते जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायर जिनसे भी सर्किट बनते हैं उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। तो हर साइकिल में करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ डिक्रीज हो जाती है, करंट जो होता है वो लॉस होता रहता है टाइम के साथ। तो ये ग्राफ इस तरह का बनता है। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ऑक्सीडेशन ज्यादा एम्पलीट्यूड के हैं, टाइम के साथ वो क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हर साइकिल के ड्यूरेशन में जो रेजिस्टेंस है आर उसमें कुछ जो एनर्जी है उसका लॉस हो जाता है। सो ये बेसिक हमारे पास ऑसिलेटर सर्किट होता है। अब हम बात करते हैं फीडबैक ऑसिलेटर की, ओके, क्योंकि हमने अभी अभी लास्ट चैप्टर के अंदर फीडबैक के बारे में पढ़ा है। सो फीडबैक ऑसिलेटर बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास? उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, सो ये हमारा ऑसिलेटर का इंट्रोडक्शन था और इसके बाद हम देखते हैं फीडबैक रिक्वायरमेंट। फीडबैक रिक्वायरमेंट फॉर ऑसिलेशंस इन फीडबैक ऑसिलेटर। ओके, मैं हिंदी में एक बार रिपीट कर देती हूँ सो दैट आपको बुक में ये टॉपिक सर्च करने में इजी रहे। पुनर्निवेशी दोलित्रों में दोलनों के लिए पुनर्निवेशी आवश्यकता। सो आप इस नाम से इसको यू कैन सर्च। सो हमारे पास, ओके, मैंने फीडबैक वाले चैप्टर में आपको बताया है कि फीडबैक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है? इनपुट प्लस फीडबैक होता है। ऑल्सो मैंने आपको गेन का फॉर्मूला भी डिराइव करवाया हुआ है, 1 - a बीटा।
जहाँ पर बीटा हमारा फीडबैक फैक्टर होता है। तो उस टाइम पे जब मैंने फीडबैक के अंदर ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था, तो मैंने आपको 3 केसेस लिखवाए थे कि अगर ए बीटा की वैल्यू जो आती है हमारे पास वो पॉजिटिव आ जाती है, तो ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, अदरवाइज़ पॉजिटिव फीडबैक होता है। और एक थर्ड ऑप्शन बताया था मैंने कि अगर ए बीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो एएफ हमारे पास इनफाइनाइट आ जाता है और ये कंडीशन होती है ऑसिलेटर की। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बेसिकली देखो, जब ए बीटा का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाता है, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट। और हम जानते हैं गेन क्या होता है? गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन हमारे पास इनपुट वोल्टेज। यही होता है हमारे पास गेन, राइट? आउटपुट अपॉन इनपुट। इसका क्या मतलब है? अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, तो ये इनफाइनाइट कब होगा? जब वीआई हमारे पास 0 आ जाए। यानी ऑसिलेटर ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें वीआई की वैल्यू 0 करने के बावजूद भी, यानी इनपुट सिग्नल पूरा आप एक बार देके हटा दो वहां से, हटाने के बावजूद भी हमें वी नॉट कंटिन्यू मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वी नॉट नॉन जीरो होता है और वी आई जीरो होता है, तभी ये वैल्यू हमें इन्फानाइट मिलेगी। ओके, सो इनपुट सिग्नल हटाने के बावजूद हमें आउटपुट मिलता रहता है और यही ऑसिलेटर की प्रॉपर्टी है, यही ऑसिलेटर में ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ए बीटा की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। ऑल्सो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो बीटा नेटवर्क वगैरह होते हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होती है, यानी इनमें आयोटा या फिर जेओटा का टर्म भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एएफ की वैल्यू है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या आया था? 0 बना था। सो ए बीटा की जो वैल्यू हमें मिली है वो 1 प्लस जेओटा टाइम्स 0, क्योंकि हमें आप देखो ए की वैल्यू 1 मिली है, यानी ए बीटा की वैल्यू में कहीं पर भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, ओनली रियल पार्ट होना चाहिए और वो भी 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास फीडबैक ऑसिलेटर की, कि ए बीटा की वैल्यू 1 प्लस जे टाइम्स 0 होना चाहिए। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो फेज डिफरेंस है किस किस के बीच में? एम्पलीफायर के बीच में, एम्पलीफायर फीडबैक वाले लूप में, एम्पलीफायर फीडबैक पूरे लूप में टोटल फेज डिफरेंस जो आना चाहिए वो हमारे पास 0 या 2 पाई का होना चाहिए। अब ये 0 2 पाई का फेज का मतलब क्या है? हमने देखा था, सपोज यहाँ पर एम्पलीफायर होता है, नीचे हमारे पास बीटा होता है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, ओके, और यहाँ से हमारे पास फीडबैक फैक्टर, सॉरी वीएफ, ओनली वीएफ आता है, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है और उसी आउटपुट का कुछ पार्ट बीटा लेके उसका कुछ फ्रैक्शन दे देता है। तो एम्पलीफायर जो होता है नॉर्मली हम कौन से कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर ही एम्पलीफायर होता है। ओके, कॉमन इमिटर का ट्रांजिस्टर ही एम्पलीफायर होता है, उसी को एम्पलीफायर कहते हैं, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि इनपुट करंट जो होती है वो माइक्रो एम्पियर की होती है और आउटपुट में मिली एम्पियर मिल जाता है, 1000 गुना कर देता है, वो 1000 गुना एम्पलीफाई करने की वजह से इसका नाम एम्पलीफायर होता है। तो यहाँ पर जो इनपुट हम डालते हैं और जो आउटपुट हमें मिलता है वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अगर आप ट्रांजिस्टर के चैप्टर में जाके देखेंगे, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी इनपुट वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव में होता है और आउटपुट वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव में होता है। तो दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस हो गया? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो अगर बीटा नेटवर्क ना भी हो, तो भी इनपुट अगर सीधा एम्पलीफायर के पास जाता है, तो एम्पलीफायर कितने का फेज डाल देता है? 180 का फेज डाल देता है, अगर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं तो। बाकी ट्रांजिस्टर में नहीं होता है ये। लेकिन हमें यहाँ पर कितना चाहिए? 0 एंड 2 पाई का चाहिए, क्योंकि ए बीटा की वैल्यू में हमारे पास +1 आ रहा है। जेओटा होता है ना, आयोटा वाई और जेओटा, तो आप जानते हो रियल एक्सिस ये होती है और इमेजिनरी एक्सिस हमारे पास ये होती है। तो अगर जेओटा का टर्म आ जाता है तो इसका मतलब वहां पर 90 का फेज डिफरेंस आ चुका है। तो हमें कितना चाहिए? या तो 0 या तो 2 पाई ही चाहिए। तो हम क्या करें, इसलिए देखो +1 है यहाँ पे, इसका मतलब 0 या 2 पाई ही हमको चाहिए। तो 180 का तो एम्पलीफायर ला रहा है, इसका मतलब हमारा बीटा नेटवर्क क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा 180 डिग्री का फेज डेवलप कर दे, ताकि या तो 180 माइनस 180 कितना हो जाएगा? 0, या फिर 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, फीडबैक ऑसिलेटर की दो कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो ए बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और दूसरा पूरे लूप में मिला के टोटल फेज डिफरेंस हमारे पास 0 या फिर 2 पाई का होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को मिला के नाम दिया जाता है बार्कहाउज़न कसौटी। ये आपके पास एग्जाम में 1 मार्क का पूछा जा सकता है। दिस इज बार्कहाउज़न क्राइटेरिया।
ओके, दिस इज बार्कहाउज़न क्राइटेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ओके, इसके बाद ये तो हो गई हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट, फीडबैक की क्या रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ये तो हमारी हो गई फीडबैक रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम देखते हैं सर्किट रिक्वायरमेंट क्या है, सर्किट में क्या क्या होना चाहिए। सर्किट रिक्वायरमेंट, ये सब आपको सीबीएच पब्लिकेशन वाली बुक में टॉपिक वाइज मिल जाएगी, ये जो जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रही हूँ उसी सीक्वेंस में यू विल गेट इट। ओके, तो सर्किट रिक्वायरमेंट तो जनरली हमारे पास फीडबैक साथ हो, फीडबैक ऑसिलेटर का जनरल हमारे पास जो सर्किट डायग्राम होगा वो ये होगा, ध्यान रखना, ये एम्पलीफायर होगा आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं बनाऊंगी, तब आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा ये। अभी के लिए आप इसको एक बार बस याद रखिए। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ये Z2 है, ये हमारे पास Z1 है, ग्राउंड है, और यहाँ पर हमारे पास Z3 है। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। ये टर्मिनल नंबर 1, ये टर्मिनल नंबर 3 और ये टर्मिनल नंबर 2। ये Z1, Z2, Z3 जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट मिलके हमारा पूरा फीडबैक का सर्किट प्रिपेयर करते हैं कि कैसे फीडबैक हमारा वहां पर जाएगा। तो यहाँ पर टर्मिनल 1, 2 और 3 क्या है, जो भी हमारा कॉमन एम्पलीफायर होता है उसमें ट्रांजिस्टर होता है, तो उसमें आप जानते हो एक टर्मिनल कॉमन होता है हमारे पास, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पर 1 जो है वो इनपुट टर्मिनल है हमारा, 2 हमारा प्योर आउटपुट है, और तीसरे टर्मिनल को हम कॉमन करते हैं, तो क्योंकि हम इस वक्त इमिटर ट्रांजिस्टर लेंगे तो ये हमारा ई टर्मिनल होगा, ये हमारा बी टर्मिनल होगा और ये हमारा सी टर्मिनल होगा। तो ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का मैंने आपको ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल पढ़ाया है, आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा वो ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल, किसके लिए, कॉमन इमिटर के लिए। उसका आप सर्किट देखिएगा। ऑल्सो ये Z1, Z2, Z3 जो होते हैं ये प्योर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। रिएक्टिव का मतलब प्रतिघातीय, प्रतिघातीय का मतलब या तो L हो सकते हैं या तो C हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही फेज डिफरेंस जनरेट कर देते हैं हमारे पास इनपुट या आउटपुट के अंदर। रेजिस्टेंस कभी फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। और दूसरी चीज हमने अभी ऑक्सीलेटर की कंडीशन देखी थी, उसमें हमारे पास क्या थे, एल और सी के कॉम्बिनेशन थे, एल और सी उसके अंदर हमारे पास सर्किट डायग्राम में पैरेलल में थे, तो ऑसिलेशंस के लिए एल और सी का कॉम्बिनेशन हमारे पास जरूरी भी है। तो यहाँ पर देखो Z1 इसका इक्विवेलेंट सर्किट में बनाती हूँ ना, तो इक्विवेलेंट सर्किट में बना रही हूँ, उसमें मैं केवल आउटपुट वाला लूप आई एम ड्रॉइंग। ये इमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर है, ठीक है, और यहां से हमारा ये शुरू होता है ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल का इक्विवेलेंट डायग्राम। और ये आपके पास करंट सोर्स होता है जिसकी वैल्यू होती है GM टाइम्स VBE। अब आप ये चेक कर लेना, ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक, ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में मैंने इसको डिटेल से बताया है। इधर हमारा इनपुट वाला पार्ट होता है, इधर हमारा इनपुट वाला डायग्राम होता है, और आउटपुट के अंदर हमारे पास GM VB और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस होता है। तो इस कंडीशन में ये तो हमारा सिर्फ एम्पलीफायर हो गया। अब हमें देखो इस एम्पलीफायर के साथ साथ, यानी ये तो ये पार्ट ड्रॉ कर लिया अपन ने, अब हमें ये Z1, Z2 और Z3 फिक्स करना है। देखते हैं कहाँ कहाँ पे। ये देखो Z2 वाला एलिमेंट किस किस के बीच में है, टर्मिनल नंबर 2 और टर्मिनल नंबर 3। 2 हमारे पास कौन सा है, आउटपुट विच इज कलेक्टर, और टर्मिनल नंबर 3 हमारे पास कौन सा है, इमीटर, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में Z2 को जोड़ना है, तो ये देखो Z2 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये मैंने Z2 को यहाँ पर अटैच कर दिया। ओके, अब Z3 किस किस के बीच में है, Z3 का है 2 और 1 के बीच में है, देखो 2 और 1 के बीच में है, तो यहाँ पर इसके अलावा Z1 को देखो, Z1 जो है ये आगे जाके Z3 से भी जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर Z3 को जोड़ेंगे और यहाँ पर हम करेंगे Z1 को अटैच। अब आप एक बार ध्यान से देखिए फिर से, Z1 किस किस के बीच में, एक तो Z1 का टर्मिनल जा रहा है इमीटर से, तो ये देखो Z1 का नीचे वाला टर्मिनल किससे जा रहा है, आगे जाके इमीटर से जुड़ गया। एक Z1 का टर्मिनल जा रहा है Z3 से, तो ये देखो Z1 का टर्मिनल किससे जुड़ गया, Z3 से, और एक Z1 का टर्मिनल आगे जाके एम्पलीफायर से जुड़ रहा है, तो यहां से वो टर्मिनल निकलता है जो कि वापस कहां पर जाएगा, आपका इनपुट पर चला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि जो फीडबैक वोल्टेज होगा वो हम किसके अबाउट मेजर करेंगे, Z1 के अक्रॉस। तो यहाँ पर वोल्टेज जो मेजर करेंगे आगे जाके इस टर्मिनल को हम कहाँ पे जोड़ देंगे, इनपुट पे जोड़ देंगे, तो ये जो भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा Z1 के अक्रॉस, जो भी वोल्टेज होगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, इनपुट लूप के अंदर चला जाएगा। ओके, और जो मेन आउटपुट होता है हमारा किसका फ्रैक्शन, तो आप जानते हो मेन आउटपुट तो वही होता है जो C और
और ई के बीच में लिया जाए, या फिर इस आर नोट के अक्रॉस लिया जाए, या फिर यहाँ कह लो, राइट। तो यहाँ दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी द टोटल आउटपुट, यानी कि Z2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, या फिर Z1 प्लस Z3 मिला के दोनों के अबाउट टोटल पोटेंशियल होगा V नोट, उसमें से केवल Z1 के अक्रॉस जो होगा वो हमारा फीडबैक वोल्टेज कहलाएगा, और उसी को हमें आगे ट्रांसफर करना है इनपुट पे। तो इसी सर्किट के लिए एनालिसिस करते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर ये Z2, Z3 और Z1 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सपोज मैं उसे ZL से डिनोट करती हूँ, तो हमारे पास ZL की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3 + 1 तो सीरीज में है, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन Z2 के साथ किस में है, पैरेलल में है। तो Z2 Z1 + Z3, और यहाँ पर आ जाएगा Z1 + Z2 + Z3। कैसे आया ये, 1/Z2 + 1/Z, सॉरी Z1 + Z3 = 1/ZL, है ना, ऐसे निकाल दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ZL हमारे पास आ गया। ऑल्सो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगा, अब देखो इसमें आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, ये V आउटपुट निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ZL जो आपके पास आया है, ये वाला ZL और R नोट एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो इसका सर्किट डायग्राम थोड़ा सा मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारे पास GMVBE की वैल्यू, राइट, और यहाँ पर हमारे पास R नोट, और फिर हमने जो अभी अभी निकाला है ZL, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा V नोट, राइट। तो ZL V नोट किसके साथ हो गए, पैरेलल में हो गए। तो हमारे पास अगेन इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R नोट ZL अपॉन R नोट प्लस ZL, राइट। तो इसको और सर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास, अब ये एरो क्या बताता है, करंट बताता है कि ये करंट फ्लो हो रही है सर्किट में से। तो हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, और इसी के अक्रॉस पोटेंशियल आपको निकालना है विच इज V नोट। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से करंट जब R नोट में से होकर गुजरेगी, तो इस R नोट, R इक्विवेलेंट के सिरों पर कितना पोटेंशियल होगा, V नोट। तो V नोट का फॉर्मूला कितना होगा, करंट इंटू R इक्विवेलेंट। अब करंट हमारे पास कितनी दे रहा है, ये करंट का सोर्स है हमारे पास, तो कितनी करंट दे रहा है, GMVBE टाइम्स R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R नोट ZL अपॉन R नोट प्लस ZL। तो ये हमारे पास यहाँ पर आउटपुट पोटेंशियल हो चुका है। लेकिन इसके आगे हम माइनस साइन लगाएंगे, कारण क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम 4 टर्मिनल नेटवर्क पढ़ते हैं, 4 टर्मिनल नेटवर्क आपने देखा होगा, तो यहाँ से अपन इनपुट करंट I1 मानते हैं, और इधर से अपन यहाँ पर करंट मानते हैं I2, जबकि जो आउटपुट लूप होता है उसमें करंट बाहर की तरफ से फ्लो होनी चाहिए। तो इसका एरो नीचे है, जबकि करंट ऐसे होकर जानी चाहिए अगर वो आउटपुट लूप के अंदर हमारे पास है, क्योंकि इनपुट ऐसे आती है तो आउटपुट ऐसे निकल जानी चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमने ट्रांजिस्टर के भी हर टॉपिक के अंदर किया था ये एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। एनीवेज, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो V नोट आ चुका है हमारे पास। अब वोल्टेज गेन निकालते हैं। तो वोल्टेज गेन क्या हमारे पास क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। ये क्योंकि कॉमन इमिटर है, कॉमन इमिटर के लिए इनपुट वोल्टेज क्या होता है, बेस और इमिटर के बीच का पोटेंशियल, राइट। और आउटपुट हमारे पास VC होता है, तो V नोट अपॉन VBE इनपुट हो जाएगा। तो ये देखो VBE, इसको आप इसके नीचे ले लो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -GM R नोट ZL ओवर R नोट प्लस ZL, ठीक है। ये GM R नोट की वैल्यू मैंने आपको ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में डिराइव करवा रखा है। वोल्टेज गेन हमारे पास आया था वहां पे GM इंटू R नोट, आप देख लीजिएगा, R नोट की जगह लोड रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट GM R की वैल्यू AV के इक्वल आई थी। तो इसे हम लिख लेते हैं -AV ZL अपॉन R नोट प्लस ZL। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा डिराइव किया हुआ मेरे ही लेक्चर्स में। ओके, नाउ फीडबैक वोल्टेज अपन निकालते हैं। सो फीडबैक वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, तो क्योंकि मैंने ओरिजिनल सर्किट डायग्राम देखो, ये रहा फीडबैक वोल्टेज इस सर्किट डायग्राम में, मैं लेट मी चेंज द कलर, ये देखो फीडबैक वोल्टेज यहाँ पर कौन सा होगा, Z1 के अक्रॉस। तो Z1 के सिरों से जो वोल्टेज होगा ओनली वो हम कहेंगे VF। तो जो हमको अब निकालना है, तो सपोज मान लीजिए कि I करंट फ्लो हो रही है, किसमें से होकर गुजरेगी, वो Z3 में से होकर भी जाएगी और Z1 में से भी होकर जाएगी, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ, ये देखिएगा, दिस इज Z3 और फिर यहाँ पर है Z1, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल हमको गिवन है V नोट, राइट। ये V नोट गिवन है।
तो इसमें से मान लीजिए आई करंट अगर फ्लो हो रही है तो उस आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी पोटेंशियल कितना है दोनों के बीच में वी नॉट, और दोनों का रेजल्टेंट इंपीडेंस कितना हो जाएगा Z1 प्लस Z3। ओम के लॉ से अप्लाई कर दिया अपन ने, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल इंपीडेंस आ चुका है, राइट। तो ये हमारे पास आई करंट फ्लो हो रही है। अब हमें केवल Z1 के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए VZ1, सिर्फ Z1 के सिरों पर कितना पोटेंशियल आया है उसके लिए अपन क्या करेंगे, आई करंट फ्लो हो रही है और किससे फ्लो हो रही है Z1 से, तो I इंटू आर ओम के लॉ से, तो I इंटू Z1 हो जाएगा। आई हमने यहाँ से निकाल रखी है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी V नॉट Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो ये पोटेंशियल हमारा कौन सा हो जाएगा, फीडबैक पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि ये Z1 के सिरों पर है। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस वैल्यू फॉर VF विच इज V नॉट Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो ये हमारा फीडबैक वोल्टेज हो गया। हम जानते हैं फीडबैक वोल्टेज क्या होता है, बीटा टाइम्स आउटपुट वोल्टेज। तो दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करो तो ये V नॉट की जगह V नॉट है, तो रिमेनिंग सारा पोर्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। ओके, तो ये हमारे पास बीटा आ चुका है। ओके, सो हमारे पास बीटा भी आ चुका है और ए भी निकाल चुके हैं। हम कहाँ पर निकाल चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 से देखो हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट थी कि ए बीटा 1 हो, तो हम ए बीटा निकाल लेते हैं। सो माइनस ए वी जेड एल अपॉन आर नोट प्लस जेड एल, और बीटा हमारा आ चुका है Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। ओके, ZL की वैल्यू रख देते हैं, ऊपर हमने ZL निकाल रखा था। ZL हमारे पास कितना था, Z2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये हमारे पास ZL था, ठीक है। और इसके नीचे हमारे पास कितना है, R नोट प्लस, अरे यार यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा, R नोट प्लस Z2 Z1 प्लस Z3 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये हो गया। और साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या है, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो हम इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो माइनस AV Z1 प्लस Z3 आ जाएगा हमारे पास, राइट, Z2 Z1 Z3, और नीचे आ जाएगा हमारे पास, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R नोट से, तो ये आ जाएगा R नोट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z1 प्लस Z3, और साथ में इधर चल ही रहा है हमारे पास Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। इस Z1 प्लस Z3 से ये वाला टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस AV Z1 Z2, और नीचे क्या बन रहा है हमारे पास, R नोट 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि ऑसिलेटर सर्किट के लिए हमारे पास ये जो Z1 Z2 है और Z3 है, ये क्या होने चाहिए, प्योर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि R नहीं होना चाहिए। ये क्या होने चाहिए, या तो इसमें L हो सकता है या तो C हो सकता है ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और हम जानते हैं जब सिर्फ L और C लेते हैं तो उनका जो इम्पिडेंस होता है या फिर रिएक्टेंस होता है या फिर प्रतिघात होता है, वो हम क्या लेते हैं, L होता है तो j ओमेगा L लेते हैं, राइट, और C होता है तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर 1 अपॉन जे ओमेगा सी लेते हैं, राइट। सॉरी, इसके आगे जे लगाते हैं यहाँ पे, और इसके आगे नीचे जे लगता है यहाँ पे। एनीवेज वो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। L होता है तो ऊपर जे लगता है और C होता है तो नीचे जे लगता है। तो हम क्या करेंगे, Z1 को हम मानेंगे JX1, राइट, और मान लीजिए Z2 है JX2, और मान लीजिए Z3 है JX3। इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों L हैं, इसका ये मतलब है कि अगर इसमें से कुछ C आया तो हमारे पास उसकी वैल्यू में नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन आते ही हम समझ जाएंगे कि वो कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर में क्या आता है हमारे पास, नीचे आता है। ओके, अब देखो, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं ए बीटा की। तो ए बीटा में ऊपर हमारे पास देखो Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैं वैल्यू रख देती हूँ JX1 इंटू JX2, ये तो ऊपर आ जाएगा, साथ में माइनस साइन भी है। नीचे है R नोट के साथ में J बाहर आ जाएगा, X1 प्लस X2 प्लस X3, और प्लस का Z2 है यहाँ पे, है ना, प्लस का Z2 है तो देखो, हाँ यहाँ पे लग देते हैं प्लस का JX2, और इंटू J कॉमन आ जाएगा X1 प्लस X3। तो ये J का मतलब जेओटा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आयोटा होता है। तो जैसे हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, वैसे J का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, -1। तो ऊपर ये वाला J और ये वाला J -1 हो जाएगा।
तो ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, नीचे यहाँ पर जे आर नॉट एज इट इज रहेगा और यहाँ पर भी जे और जे माइनस बन जाएंगे। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारे पास ए बीटा की आ चुकी है। अब बार्कहाउज़न कसौटी अप्लाई करते हैं। सो बार्कहाउज़न क्राइटेरिया हमारे पास क्या कहता है कि ए बीटा की वैल्यू जो है उसमें जेओटा वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए। हमने देखा था उसकी वैल्यू 1 प्लस जे इंटू 0 आ रही थी, यानी जेओटा वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो जेओटा वाला टर्म यहाँ पर क्या है, ये वाला, इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं वापस इक्वेशन 1 ही लिख रही हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन आई फॉरगॉट मैंने कौन कौन सा डाला था, बट आप देख लीजिएगा ना। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 हमारे पास 0 आ चुका है। सेकंड हमारे पास कंडीशन, तो इस हाँ तो ये अप्लाई कर देते हैं। तो ए बीटा की वैल्यू में ये टर्म तो हट चुका है, तो अब क्या मिल जाएगा हमें, ए वी x1 x2 अपॉन माइनस साइन आएगा साथ में x2 x1 प्लस x3, x2 से x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए वी x1 ओवर x1 प्लस x3। नाउ सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि ए बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। सो हम यहाँ पर ये वैल्यू 1 के इक्वल कर देते हैं, माइनस ए वी x1 प्लस x3 की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ से ए वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x1 प्लस x3 अपॉन x1 विद नेगेटिव साइन। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 से अगर मैं x1 प्लस x3 की वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल आ रही है, माइनस का x2। तो ये x1 x3 की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। सो ए वी की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी, माइनस ऑफ माइनस x2 अपॉन x1 विच इज प्लस x2 बाय x1। इसका ये मतलब है कि Z1 और Z2 शुड बी सेम टाइप, इनका टाइप सेम होना चाहिए। सेम टाइप का मतलब है या तो दोनों L होंगे या तो दोनों C होंगे। क्यों, क्योंकि इनके रेशो में प्लस साइन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों L हुए तो ऊपर भी j ओमेगा L2 और नीचे भी j ओमेगा L1, तो j से j कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, राइट। दोनों C हुए तो भी प्लस आ जाएगा। लेकिन एक L और एक C हुआ, तो सपोज एक L है ऊपर वाला, तो ये तो L हुआ, और नीचे अगर C है तो 1 बाय जे ओमेगा C, तो ये J ऊपर चला जाएगा, फिर J स्क्वायर बन जाएगा और उससे हमें माइनस साइन मिल जाएगा। सो ये रेशो माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। अब Z3 देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमें क्या मिला था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। तो यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ x1 प्लस x2। इसका मतलब ये दोनों अगर C हुए तो आगे माइनस साइन लगा के, यानी इनका बिल्कुल ऑपोजिट मिलेगा हमें x3। तो अगर ये दोनों L हुए तो ये C आ जाएगा, और ये दोनों अगर C हुए तो ये L आ जाएगा, क्योंकि बीच में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो जेओटा को ऊपर ले जाएंगे ना तो वो एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा। तो इससे रिजल्ट हमारा कंक्लूजन क्या मिला है हमें, कि अगर Z1 Z2 हमारे पास इंडक्टर हैं तो Z3 क्या होगा, कैपेसिटर होगा ऑसिलेटर के अंदर। और अगर हमारे पास Z2 Z3 कैपेसिटर है तो Z3 क्या होगा, इंडक्टर होगा फॉर श्योर। इसी बेसिस पे अलग अलग टाइप के ऑसिलेटर फ्रेम किए गए, बनाए गए, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक अपन पढ़ेंगे जिसमें हम इन दोनों को इंडक्टर और इसको कैपेसिटर मानेंगे, फिर हम इन दोनों को कैपेसिटर और इन दोनों को इंडक्टर मानेंगे, और उनके नाम बस बदल जाएंगे, कॉलपिट, क्लैप, हार्टले करके ऑसिलेटर्स बन जाएंगे। तो वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।